नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय जिस मोड़ पे खड़ी है उसे आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में गिना जाएगा। मालदा के काली याचक में जो कुछ हुआ उसने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका पर भी सीधा प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ममता सरकार को लगी कड़ी फटकार और महाजंगल राज जैसी टिप्पणियां यह स्पष्ट करती है कि बंगाल में स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। मालदा का काली याचक इलाका अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हमेशा से संवेदनशील रहा है। यह क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के प्रवेश का एक प्रमुख गलियारा माना जाता है। घटना की शुरुआत तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देशों पर 7 न्यायिक अधिकारियों की एक टीम एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण और संदिग्ध नामों की जांच के लिए काली याचक के वीडियो दफ्तर पहुंची, जहां हजारों की भीड़ ने अचानक उग्र रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार यह बवाल उस समय शुरू हुआ जब कुछ लोगों के नाम चुनावी प्रक्रिया के दौरान सूची से हटाए गए। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और हालात बेकाबू हो गए। कल दोपहर लगभग 3:30 बजे हजारों की संख्या में उग्र भीड़ ने वीडियो दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस हिंसा के दौरान दफ्तर के भीतर 3 जज अपना काम कर रहे थे। भीड़ ने दफ्तर के फर्नीचर तोड़ दिए और जजों को अंदर ही बंधक बना लिया। ये जजेज एक आधिकारिक प्रक्रिया के तहत वहां मौजूद थे, जिन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में भेजा गया था। लेकिन अचानक भीड़ ने उस पूरे परिसर को घेर लिया जहां ये अधिकारी काम कर रहे थे। अंदर मौजूद जजेस को कई घंटों तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें खुद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन कर मदद मांगनी पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शाम 3:30 बजे से रात 12 बजे तक यह तांडव चलता रहा, लेकिन न तो जिले के डीएम मौके पे पहुंचे और न ही एसपी स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रही। करीब 8 से 9 घंटे तक जजेस भीड़ के बीच फंसे रहे। यह स्थिति अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि यह सीधे सीधे न्यायपालिका की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। जब आखिरकार पुलिस बल मौके पे पहुंची तो जजेस को वहां से निकाला गया। तब भी स्थिति सामान्य नहीं थी। जजेस के वाहनों पे रास्ते में पत्थरबाजी की गई। एक महिला जज भी इस काफिले में शामिल थी, जिससे इस घटना की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। यह साफ दर्शाता है कि भीड़ न सिर्फ आक्रोशित थी, बल्कि संगठित तरीके से हमला कर रही थी। फंसे हुए जजों ने खुद कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद चीफ जस्टिस ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को कड़ी चेतावनी दी। तब जाकर भारी पुलिस बल भेजा गया और जजों को वहां से निकाला जा सका। जब सुरक्षा बल जजों को एस्कॉर्ट करके बाहर निकाल रहे थे, तब भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल और कोर्ट में पेश किए गए वीडियो फुटेज में एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। जजों का काफिला जैसे ही एक मस्जिद के पास से गुजरता है, अचानक गलियों से सैकड़ों लोग निकलकर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। पत्थर इतने बड़े और घातक थे कि जजों की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। सीजीआई ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला सुनियोजित प्रतीत होता है, क्योंकि हमलावरों को सटीक जानकारी थी कि जजों की गाड़ी किस रास्ते से गुजरेगी। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का रुख बेहद सख्त था। उन्होंने ममता सरकार के वकील और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी को आड़े हाथों लिया। सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा गया कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई बातों को राजनीतिक नजरिए से देखता है। यह सबसे ज्यादा विभाजित राज्य है। हमें नहीं पता कि उपद्रवी कौन है। मैं रात 2 बजे तक सब कुछ निगरानी कर रहा था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। कोर्ट ने घटना को बेशर्म प्रयास बताते हुए कहा, हम किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेकर गंभीर कर्तव्य का पालन कर रहे न्यायिक अधिकारियों के बीच मनोवैज्ञानिक भय पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे, और चेतावनी दी कि ऐसे कृत्य आपराधिक अवमानना के बराबर हो सकता है। यह घटना बेहद चिंताजनक है और यह कानून के शासन पर सीधा हमला है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर न्यायपालिका के अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वह रात 2 बजे तक इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिससे यह साफ होता है कि मामला कितना गंभीर था। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी पर काम कर रहे अधिकारियों पर हमला किया गया। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि बंगाल में कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका है। जजों पर इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वे निष्पक्ष जांच न कर सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल पूछे कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, प्रशासन समय पर क्यों नहीं पहुंची, और सबसे अहम, क्या यह सब किसी साजिश के तहत हुआ। जब सरकार की ओर से दलीलें दी गई तो सीजीआई ने कहा, यह राज्य सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत हो चुका है, हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमें सब पता है कि यह कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तुरंत विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। साथ ही यह भी कहा गया कि इस घटना की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से कराई जा सकती है, जैसे कि सीबीआई या एनआईए। यह कदम इस बात का संकेत है कि कोर्ट इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि राज्य में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जानकारी के मुताबिक करीब 700 के आसपास जुडिशियल ऑफिसर्स इस समय राज्य में विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इन सभी की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। जिन ब्लॉकों में एसआईआर का काम चल रहा है वहां धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए। दफ्तर के भीतर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कल तक रिपोर्ट मांगी है कि आखिर 9 घंटे तक डीएम और एसपी मौके पे क्यों नहीं पहुंचे। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के संकेत दिए गए, क्योंकि यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि न्यायिक तंत्र को डराने की आतंकी प्रवृत्ति है। मालदा में इस हिंसा के पीछे का असली कारण एसआईआर की प्रक्रिया है। 2026 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग संदिग्ध मतदाताओं की पहचान कर रहा है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जहां बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में होने के आरोप है, वहां जजों की मौजूदगी टीएमसी के लिए बड़ा खतरा है। टीएमसी का दावा है कि लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है क्योंकि उनके नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन जानकारों का सवाल है कि अगर किसी का नाम कटता है तो उसके लिए 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जहां अपील की जा सकती है। हजारों की भीड़ इकट्ठा कर जजों पर हमला करना किसी भी तरह से स्वाभाविक गुस्सा नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। राजनीतिक स्तर पर भी इस घटना ने भूचाल ला दिया। विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी सरकार पे सीधा हमला बोला है और राज्य में जंगलराज होने का आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि अगर जजेस तक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की स्थिति का अंदाज लगाया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, भीड़ का संगठित होना। जिस तरह से हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और जिस तरीके से जजेस के काफिले पे हमला किया गया, उससे यह संकेत मिलता है कि यह सब पहले से प्लान किया गया हो। हालांकि इस पे अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। घटना के बाद भी इलाकों में तनाव बना हुआ है। कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन जारी है और मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति देखी जा रही है। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है ताकि किसी भी तरह की भीड़ को रोका जा सके। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मालदा कांड ने ममता बनर्जी की लोकतंत्र बचाओ वाली छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। जब राज्य की पुलिस जजों तक को सुरक्षा नहीं दे सकती तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। यह घटना दर्शाती है कि बंगाल में भीड़ तंत्र अब संवैधानिक संस्थाओं से भी ऊपर होने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार केवल चेतावनी नहीं है बल्कि यह बंगाल में राष्ट्रपति शासन या चुनाव आयोग के पूर्ण नियंत्रण की ओर एक कदम हो सकता है। यदि ममता सरकार कल तक संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं करती और दोषियों की पहचान नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बंगाल की सत्ता के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक संकट साबित होगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या यह घटना आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित करेगी? और क्या राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? फिलहाल सबकी नजरें अगली सुनवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में कोई ढील नहीं बरतेगा और न्यायपालिका की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।